हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका 23 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट जो है मॉर्निंग शिफ्ट उसके पेपर के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स पोर्शन की। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin t प्लस b cos स्क्वायर t plus ct square plus d where t is time, then the dimensions of a into b into c divided by d is। अब हमें पता है यूनिट एंड डायमेंशन में हम पढ़ते थे कि हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो लेते हैं अगर उनके बीच में अगर सिंबल प्लस का है या फिर माइनस का दे रखा हो तो हम ये कंसीडर करते थे वो डायमेंशनली दोनों चीजें क्या रहती थी, इक्वल रहती थी और उनका रिजल्ट भी जिस क्वांटिटी के इक्वल आता था वो क्वांटिटी भी डायमेंशंस वाइज सेम रहती थी। तो यहाँ पर x जो वो पोजीशन के बारे में बता रखा है, इसका मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इन सब का डायमेंशन क्या मिलेगा अपने को, सेम मिलेगा। तो x की डायमेंशन जो वो अपने पास क्या होगी, l इक्वल्स टू a इंटू साइन टी। अब साइन टी अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो a की डायमेंशन जो वो कितनी होगी, l1। सेम ऐसे ही b cos स्क्वायर t की बात करें तो उसकी भी डायमेंशन सेम यही मिलेगी और इसी की डायमेंशन c t स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। तो a की डायमेंशन तो l1 होगी, b की डायमेंशन जो हो b l1 होगी और c की डायमेंशन जो वो क्या होगी अपने पास l1 t माइनस 2, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन जो है l1 के बराबर होना चाहिए, तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी l1 t माइनस 2 और d की डायमेंशन जो है वो फिर से इनके इक्वल होगी। तो अपने से जो पूछा गया है a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई डी की डायमेंशन, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1, b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा अपने पास L1, c का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1 t माइनस 2 और d का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अपने पास कितना हो गया L1। तो इसको सोल्व करें तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बच जाएगा L2 t माइनस 2। तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैग्नेटिज्म में से दे रखा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में से, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रखा है कंसीडर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी और उसके लिए 5 स्टेटमेंट दे दिए। पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, द टॉर्सनोइल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशंस। तो टॉर्सनोइल कांस्टेंट हम लोग क्या लिखते थे, टॉर्क इक्वल्स टू सी इंटू थीटा, हम यही तो पढ़ते थे। और यहां पर ये जो c जो था ये टॉर्सनल कांस्टेंट ही था, हालांकि टॉर्क की वैल्यू हो जाती थी NIB इंटू ए। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करें तो अब ये वाली क्वांटिटी जो है थीटा ये तो डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0 यही हो गया। और टॉर्क की जो डायमेंशन है वो फोर्स या हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन या एनर्जी वाली डायमेंशन होगी, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाती है m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, तो ये C की डायमेंशन जो टॉर्सनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी m1 l2 t माइनस 2। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो वो तो सही है। दूसरा अपने को बोल दिया गया कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम देख लेते हैं कि करंट जो है, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों में रिलेशन देखें तो पहले करंट सेंसिटिविटी के बारे में बात करें। तो करंट सेंसिटिविटी क्या थी, हम लोग क्या पढ़ते थे, टॉर्क इक्वल्स टू या सी थीटा इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते थे NIB इंटू ए। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, थीटा डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू NBA डिवाइड बाई सी, यही निकल के आ जा रहा था। क्लियर। अब ये चीज देखें तो करंट सेंसिटिविटी जो है, अब इसने बोल रखा है कि इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी में नेसेसरी इंक्रीज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़े तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, उसकी वजह से करंट सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा बोल रखा है कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स टू इट्स डबल देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दूसरे स्टेटमेंट से रिलेटेड तीसरा पूछ लिया। क्लियर, तो हम लोग क्या लिखते थे, थीटा बाई आई इक्वल टू क्या हो गया NBA डिवाइड बाई सी। ठीक है, ये तो करंट सेंसिटिविटी होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी थीटा बाई वी। क्लियर, तो यहां पे और साथ में क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या रिप्लेस करें, किसको रिप्लेस करें, वी से, और वी को हम लोग क्या लिख सकते थे आई इंटू आर, यानी कि दोनों तरफ इधर भी आर से मल्टीप्लाई कर दें
और इधर भी क्या कर दें, r से मल्टीप्लाई, तो थीटा बाई v इक्वल्स टू क्या हो गया, NBA डिवाइड बाई C इंटू R। अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स वो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तो सीधी सी बात है n की जगह क्या हो जाएगा 2n। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेगा तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस जो वायर की, वो वायर की रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो वो डबल हो जाएगी। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि n तो डबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन वायर के अब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है वायर हमें एक्स्ट्रा चाहिएगी, और वायर एक्स्ट्रा चाहिएगी तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी तो वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो A भी बढ़ रहा है और R भी बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है ये कि ये डबल हो जाए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। अब इसने बोल दिया कि MCG can be converted into an ammeter by introducing a shunt resistance of large value in parallel with galvanometer। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत बता रखी है आपको। और ये लास्ट स्टेटमेंट दे रखी है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं, ये तो सीधी सीधी साफ दिख रही है, ये करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें पहले दो स्टेटमेंट ही आपको सही मिले, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये थर्मोडायनेमिक्स में से दे रखा है। इसने क्या है कि कॉलम मैचिंग में क्या दे दिया आपको कि प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, P इंटू V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। अच्छे से पढ़ते हैं, अपने को पता है ये चीज। तो इसके साथ तो कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। अब इसने बोल रखा है हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली डू वर्क डन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन भी हो रही है और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें कौन कौन सा केस हो सकता है, हम लोगों क्या बोल रखा है, हीट एब्जॉर्ब गोज पार्शियली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली डू टू डू वर्क, यानी कि दोनों काम हो रहे हैं। हमने क्या किया कि कोई हीट दी, उससे कुछ का तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, प्लस कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज किया। ठीक है, तो अब सोच के देखो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एडियाबैटिक में ये वाली चीज जीरो होती है, एडियाबैटिक में हमको एनर्जी नहीं देते, तो कौन सा केस हो जाएगा, आइसोबारिक का। इसमें देखो तीसरे में क्या दे रखा है, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नो रिलीज बाय ए सिस्टम, तो यहां से पता चल गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग ने तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और नहीं हीट रिलीज करते, तो इसके लिए एडियाबैटिक आ गया। और इसमें बोल दिया कि नो वर्क इज डन ऑन और बाय ए गैस, तो ये कौन सा हो गया, आइसोकोरिक। तो इसमें अपन देखें तो पहले के साथ कौन सा था, ए के साथ थर्ड, तो ए के साथ थर्ड दो में दे रखा है, और सबसे लास्ट वाला डी, डी में नहीं, पहले में कौन सा था अपना, आइसोथर्मल, हाँ ठीक है। और सी में कौन सा है अपना, सी में फर्स्ट एडियाबैटिक, तो ये अपने फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए गन फायर्स ए लेड बुलेट of temperature 300 Kelvin into a wooden block. The bullet having melting temperature of 600 Kelvin penetrates into the block and melts down. If the total heat required for the process is 625 joule, then the mass of the bullet is in grams. तो आपको ये बोला हुआ है कि भाई कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर कोई एक बुलेट आती है, वो इसके अंदर पेनेट्रेट हो जाती है। पेनेट्रेट होने का मतलब क्या है कि वो फाइनली इसके अंदर आगे रुक जाती है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, और फिर बोला कि ये ब्लॉक के अंदर जाती है, पिघल जाती है। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि बिना एनर्जी दिए तो ये नहीं पिघलेगी। अब इसके पास एनर्जी आई कहां से, तो इसने बोला कि ये भाई पहले जो चल रही थी ना, उसकी वजह से कोई ना कोई एनर्जी आई होगी इसके पास, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना है। मुझे इतना पता है कि इस बुलेट को पिघलाने के लिए कितने जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, 625 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इतनी एनर्जी लग रही है। तो इस बुलेट का मास क्या होगा, तो मुझे पता है 625 जूल को इस बुलेट ने कैसे कैसे काम में लिया होगा। पहले तो इस बुलेट का टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 600 केल्विन। तो पहले तो इस बुलेट ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या काम में लेते थे, ms डेल्टा टी। फिर ये बर्फ जो है, ये बुलेट जो है, वो हार्ड मटेरियल में थी, ये बाद में मेल्ट हो गई, यानी कि इसने बाद में क्या किया, 600 केल्विन पे जाने के बाद में अपनी स्टेट चेंज की। तो स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज में लेते थे, m इंटू एल।
तो इसको सोल्व करें 625 इक्वल्स टू मास जो है वो अपने से पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो m डिवाइड बाई 1000 लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, क्योंकि ये केल्विन ये जूल में दे रखी और ये सारी चीजें दे रखी। अब स्पेसिफिक हीट जो है इसकी कितनी दे रखी है 125 जूल पर केजी, तो ये हमने केजी में लिया है, तो यहाँ पे कितना हो गया 125 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया 300 से 600, यानी कि 300 प्लस मास फिर से m डिवाइड बाई 1000 इंटू एल जो है वो कितना हो गया इसका 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको सोल्व करें बेटा तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 5 से ये 2 और ये 25, ठीक है, और इधर जो है वो 3 0 से ये कैंसिल हो गई और 1 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो इधर तो आया अपने पास 25 m और इधर आया 75 m बाई 2, तो टोटल देखें अपने पास कितना हो गया 625 इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाई 2m प्लस 25m, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये 25 इंटू 2 50 प्लस 75 125, तो 625 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 m डिवाइड बाई 2, तो ये 125 से कितना हो गया 5, तो m की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 ग्राम, ठीक है। चलिए तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये आपको मैग्नेटिज्म में से ही दे रखा है ईएमआई में से, और इसमें पूछ रखा है रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको रेट से पूछा है कि कौन कौन से सही हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे वो क्या रहता था L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वी, और v जो रहता था यहाँ पे क्या रहता था वो वॉल्यूम रहता था, ठीक है। अब ये वैक्यूम के लिए था, अगर किसी अलग मीडियम के लिए पढ़ते तो ये क्या होता म्यू नॉट इंटू म्यू आर n स्क्वायर इंटू वी, ये वाले टर्म पढ़ते थे। अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, तो इसने बोल दिया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री, तो वॉल्यूम का नाम आ गया, इसका मतलब ज्योमेट्री पे तो डिपेंड कर रहा है। दूसरा बोल रखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये यहाँ पे कर रहा है भाई इस पे म्यू आर पे, अलग अलग मीडियम में इस कॉइल की जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा अलग अलग होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट जो वो क्या हो गया आपका गलत। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट, सही बात है, लेंज ने यही लो बताया था कि वो अपोज करेगा उस चीज को। फोर्थ देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, इसका मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में या मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे F इक्वल्स टू m इंटू ए, हमें पता था किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि हैवी बॉडी को ड्राइव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और लो मास जिसका मास बहुत कम हो उसको चलाने के लिए हमें या उसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सेम वही बता रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस में भी क्या रहता है जिस बॉडी का ये सेल्फ इंडक्टेंस जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस अपोज कर रहा है, वहां पर मास जो था वो चीजों को अपोज कर रहा था या रेजिस्ट कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और लास्ट स्टेटमेंट जो दे रखी है उसमें मेरे आपको बोला है वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेबलिशिंग द करंट, बिल्कुल सही है कि अगर आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना है तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अपने सही हो गए ए सी डी ई, तो ए सी डी ई कहीं है, हाँ थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि a solid sphere of mass m and radius r is allowed to roll without slipping, यानी कि प्योर रोलिंग होता हुआ आ रहा है from the highest point of an inclined plane of length l makes an angle 30 degree with the horizontal। अपन ये प्लेन बना लेते हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो कितना दे दिया 30 डिग्री, यहां से किसी बॉडी को गिराया है जिसकी रेडियस हो गई स्मॉल r और मास दे रखा है कितना m। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l, तो ये इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है अपने को l, एंड मेक्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v1, जब ये यहां पहुंच रहा है तब इसकी स्पीड जो वो कितनी हो रही है v1। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45, यानी कि अब की बार ये एंगल जो है वो कितना कर दिया 45 डिग्री, सेम वही m मास और r रेडियस की बॉल यहां पे रख दी गई,
while keeping L constant, तो ये जो लेंथ है अभी भी कितनी है L, then the speed of the sphere at the bottom, यहां पर अब की बार स्पीड जो वो कितनी होगी v2। तो आपसे पूछा क्या है v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर का रेशियो पूछा है, तो हम इसको सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। हमें पता है शुरुआत में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी mg इंटू ये L sin 30, तो यहां पे क्या हो जाएगा mg L sin 30, सॉरी कितना हो जाएगा mg L और sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू, यहां पे आगे किसमें कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर दे रखा है तो सॉलिड के लिए हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते थे v1 स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए m भी दोनों साइड कॉमन आगे कैंसिल हो गए, तो इधर बच गया बेटा अपने पास gl/2, और इधर क्या बच गया v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस v1 स्क्वायर बाई 5, तो 1/2 प्लस 1/5। ये तो इस केस की कहानी होगी, ठीक है। अच्छा इस केस की बात करें तो ये डिस्टेंस जो कितनी होगी L sin 45, तो अपने पास हो गया mg L/√2 इक्वल्स टू हाफ m, यहां हो गया v2 स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, तो i कितना हो गया 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा को लिख सकते थे v2/r का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m जो ये भी कॉमन आके क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया अपने पास gl/√2, और इधर बच गया v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 5, तो यहाँ पे v2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1/2 प्लस 1/5। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें, इसको और इसको डिवाइड करें, तो ये 1/2 प्लस 1/5 वाली टर्म जो है ये तो कैंसिल हो जाएगी, और ये gl भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइड बाई v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा v1 के साथ 1/2 और इसके साथ हो गया 1/√2, ठीक है। तो ये √2 से ये कैंसिल हो गया, इधर √2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√2। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना कौन सा सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज phi इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा वेयर लैम्डा एंड सिग्मा आर लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक लीनियर दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछना यह चाह रहा है कि अल्फा बाई बीटा जो है वो इनमें से किसके डायमेंशन वाइज इक्वल है। तो अपन ये चेक कर लें, हमें पता इन दोनों का डायमेंशन और इन दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा बराबर रहेगा, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं अल्फा सिग्मा इक्वल्स टू बीटा लैम्डा, ये लिख सकता हूं। तो मुझसे पूछा है अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू क्या होगा सिग्मा लैम्डा बाई सिग्मा, यही होगा। तो लैम्डा जो है वो क्या रहती है, क्या दे रखी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल चार्ज Q डिवाइड बाई L इनटू, यहां पर सिग्मा क्या दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यानी कि चार्ज इनटू एरिया, और एरिया को मैं L स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये Q से Q कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो किसके बराबर बच गया L के बराबर बच गया। L यानी कि लेंथ डिस्टेंस, तो बेसिकली इसकी डायमेंशन क्या होगी L1, तो इनमें से साफ साफ देखने को पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन जो होगी किसके बराबर होगी L1 के बराबर, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये बोल दिया गया कि आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड, यानी कि जैसे ही की आपने बंद की t इक्वल्स टू 0 पे आपसे पूछा गया। तो हम कैपेसिटर के अंदर नॉर्मली पढ़ते हैं कि जैसे ही स्विच बंद करते हैं, यानी कि जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट करते हैं t इक्वल्स टू 0 पे, हमें पता है उस टाइम पर कैपेसिटर एक प्लेन वायर की तरह काम करता है। अब प्लेन वायर की तरह काम करेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, और उस टाइम पर करंट जो फ्लो होता है सर्किट में वो मैक्सिमम फ्लो होता है, और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली वो करंट क्या होता जाता है डिक्रीज होता जाता है। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, तो हमें पता है कि कैपेसिटर जिस ब्रांच में कनेक्ट रहता है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसने बोल रखा है देयर विल बी नो करंट थ्रू रेजिस्टर आर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम। हाँ, तो मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता था, 0 हो सकता है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही होगी। डी जो है इसमें वो रखा है चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, Q इक्वल्स टू C इंटू V, तो हमें पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर मिनिमम है तो चार्ज भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो ये स्टेटमेंट डी जो ये भी आपकी सही होगी। तो इसमें बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट सही होगी और ये है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन उठा रखा है, इसमें बोल रखा है रेफर टू द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। तो पहले अपन ये देखें, हमें पता है इस बैटरी के अकॉर्डिंग करंट ऐसे जाएगा और करंट ऐसे जाएगा, तो ये डायोड जो है वो कौन से केस में है, फॉरवर्ड बायस में, और डायोड की रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दे रखी, तो हमें पता है फॉरवर्ड बायस में है, तो इसमें से करंट फ्लो तो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लें, तो ये दोनों 4-4 ओम के रेजिस्टर जो है किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का तो कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से कितना आ गया 2 ओम, और ये 2 ओम इस 4 ओम के साथ किसमें है, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट जो वो तो कितना हो गया इसका 6 ओम, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो वो तो एकदम सही दे रखी है। दूसरा इसने बोल रखा है करंट इन एमीमीटर इज 1 एम्पियर, तो एमीमीटर यहां लगा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट अपने पास कितना निकल के आया था 6, तो इसमें से करंट जो जाएगा, वो जो बैटरी जितना करंट जनरेट करी वो सारा करंट इसी में से जाएगा, तो उसकी रीडिंग देगा। तो हमें पता है आई इक्वल टू क्या लिखते थे, V बाई आर इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज जो वो कितना हो गया 6 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट जो वो कितना है 6, तो इसमें से करंट कितना जाएगा एमीमीटर में से 1 एम्पियर, तो ये भी सही दे रखा है। अगला दे दिया पोटेंशियल अक्रॉस AB। अब AB ये लाइन दे रखी है, बोल रहा है इस रजिस्टर में से, इस 4 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट कितना वोल्टेज जाएगा। तो हमें पता है कि करंट कितना जा रहा था 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर की वजह से यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V इक्वल टू I इंटू आर के अकॉर्डिंग देखें तो 4 वोल्ट तो यही रख लिया इसने। अब 4 वोल्ट यहां रख लिया, टोटल कितना दिया था 6 वोल्ट, 6 वोल्ट में से 4 वोल्ट इधर आ गया, तो 2 वोल्ट ये ले लेगा और 2 वोल्ट ये ले लेगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट में क्या पूछ रखा है, पोटेंशियल अक्रॉस CD, तो CD हो गई ये, तो इसमें निकाल ही लिया, ये 4 वोल्ट है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी सही। और नेक्स्ट में पूछ रखा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम, तो वो तो 6 निकाल ही चुके, तो ये गलत हो गया। तो अपने पास ऑप्शन जो कौन कौन से आ गई, A B और D, तो A B D हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसमें दे रखा है कि ए सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power minus 30 kg is moving with a velocity 2.21 into 10 to the power 6 meter per second. Under the matter wave consideration, the particle will behave closely like, तो पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करेगा वो देखते हैं। तो पहले ये जैसे नाम दे रखे इन्होंने अलग अलग वेव्स के, तो हम लोग वेव नेचर को कंसीडर करें तो डी ब्रोगली फॉर्मूला लगाएं वहां पर, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, लैम्डा इक्वल्स टू H बाई M इंटू V, ये पढ़ते थे। तो H की वैल्यू इसने कंसीडर करने के लिए बोली कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास जो है वो कितना दे दिया 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू V जो है वो आपको दे दिया 2.21 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको सोल्व करें तो ये तो 3 टाइम्स हो गया। अच्छा, इसको सोल्व करें तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस 4 बच गई, और ये 6 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। तो इसको सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आई अपने पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब इसको हम लोग एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंगस्ट्रॉन। अब ये रेंज जो है वो एक्स रेज के लिए आती है, क्योंकि एक्स रेज जो है उनकी रेंज जो हम लोग कहां से कहां कंसीडर करते थे, 0.1 एंगस्ट्रॉन से लगभग 100 एंगस्ट्रॉन तक की वेवलेंथ को हम लोग किसमें कंसीडर करते थे, एक्सरे में। तो ये जो 3 एंगस्ट्रॉन आ रखा है वो इसी रीजन में आ गया। ठीक है, तो अपने पास इस पार्टिकल को हम लोग किसकी तरह कंसीडर करेंगे, एक्स रेज की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज, ये दे दिया E वेक्टर इक्वल्स टू 57 cos 7.5 into 10 to the power 60 minus 5 into 10 to the power minus 3 3x plus 4y into 4i cap minus 3j cap। अब यहां बच्चों को दो तरीके से कंफ्यूजन रहता है। अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन करते हो वो लगभग उसमें ये एक ही डायरेक्शन दी रहती थी, हालांकि ये हमें पता है कि ये वेव की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव। और ये जो चीज रहती थी ये किसकी थी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अब हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन रहता था। तो हम लोग पढ़ते थे कि E नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी इन वैक्यूम। तो हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट जो रहता था, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ उसका जो एम्पलीट्यूड रहता था, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, वो चेंज हो सकती थी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट बाई सी। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 57। तो बी नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 57 डिवाइड बाई सी, यानी कि 57 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये तो हर ऑप्शन में दे रखा है, चारों में ये दे रखा है, नहीं बनेगी बात। चलो आगे देख लेते। दूसरा हम लोग पढ़ते थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो वेव रहती है उसकी डायरेक्शन हम लोग किससे निकालते थे, E क्रॉस बी से, इससे निकालते थे। ठीक है, तो हमें दो चीजें तो पता है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है और वेव की डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, तो इनको डिराइव करके देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन है कौन कौन सी। तो पहले मैं वेव की डायरेक्शन देखूं, तो वेव की डायरेक्शन देखूं तो ये लाइन की इक्वेशन के हिसाब से आइडिया लगाएं। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो तो कितना दे रखा है 3, और y कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4। तो ये बेसिकली इसको 4 मानो, इसको 3 मानो, तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई कितनी 53 डिग्री। ये तो किसके लिए हो गई, वेव के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो x में 4 और y में -3। तो ये y में तो कितना हो गया 3 और x में कितना हो गया 4। तो यहां पर देखें तो ये एंगल कितना 37 डिग्री। ठीक है, तो ये किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मुझे पता है वेक्टर में हम लोग पढ़ते थे कि अगर ये कंडीशन काम में लेनी है, इसका मतलब v जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 53 और 37, 90 हो गया। अब v जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें पता था कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, तो ये दोनों तो एक ही प्लेन में हो गए। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज जो बच गई मैग्नेटिक फील्ड, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो हमें डायरेक्शन का वर्चुअली आइडिया लग गया, या तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, इधर की तरफ, या फिर बोर्ड की तरफ है। अब मुझे कंफर्म ये करना है कि बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है। तो फिर उसके लिए मैं राइट हैंड थंब रूल काम में लूंगा, v वेक्टर इक्वल्स टू E क्रॉस B। तो मैं बाहर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानूं तो E मेरे लिए ये हो गया, तो इधर की तरफ E क्रॉस B ऐसे करूं तो वेलोसिटी जो है, अगर मैं इसको सोल्व करूं, E इधर की तरफ ये, और B जो है वो कहां की तरफ नो, बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा E क्रॉस B। तो वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ आ रही, इधर की तरफ वेव की, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ थी। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ मान के चलता हूं। तो अंदर की तरफ मान के चलूंगा तो क्या हो जाएगा, E इधर की तरफ और B कहां की तरफ, अंदर की तरफ। तो थंब इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब वेव की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां मिलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। किधर की तरफ मिलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो माइनस ऑफ, अब ये इसमें दे रखा है 5K का, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन उठा रखा है, इसमें बोल रखा है ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस ग्लास का दे दिया 1.5, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। इसने बोल दिया कि एक कर्व सरफेस, ये स्फेयर ले लिया जिसकी रेडियस जो है वो कितनी ले ली r, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अपने को दे दिया 1.5। इसने बोल दिया कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड इन एयर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द सरफेस, यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सो दैट इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट I इनसाइड ग्लास। तो यहां कहीं मान लो इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसने बोला है द लाइन OI, ये लाइन इंटरसेक्ट द स्फेरिकल सरफेस एट पॉइंट P। ये पॉइंट कौन सा मान लिया P। तो इसने बोला है PO, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस PI, देन डिस्टेंस PO इक्वल्स टू, तो हम लोग कर्व्ड सरफेस का जो रिफ्रैक्शन जो है उसका फॉर्मूला लगा दें। तो उसका फॉर्मूला क्या था, N2 by V minus N1 by U इक्वल्स टू N2 by V minus N1 by U इक्वल्स टू N2 minus N1 by R। तो ये डिस्टेंस अगर इक्वल दे रखी है तो मैं इस डिस्टेंस को भी x मान लो और इसको भी क्या मान लो, x मान लो। तो फॉर्मूला लगाएं, N2 की वैल्यू तो कितनी होगी यहाँ पे 1.5, यानी कि 3/2
और x ये पॉजिटिव हो गया इधर की तरफ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं और इस डायरेक्शन को क्या मान लू मैं, नेगेटिव। अब आगे माइनस, अब यहां पर कुछ नहीं दे रखा तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, एयर, एयर कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे 1 और ये डिस्टेंस अब इधर की तरफ है, इधर की तरफ है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x इक्वल्स टू 3/2 - 1 डिवाइड बाई r। तो यहां से देखें तो ये डायरेक्शन जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इधर की तरफ है तो r इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो 3/2 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 5/2x इक्वल्स टू 3/2 - 1 1/2 इंटू r, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या होगी 5r के बराबर। तो हमसे यही पूछा, x मैंने इसी को माना था, तो अपना जो है आंसर जो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन उठा रखा है इन्होंने। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे, ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज प्लेस्ड, चार्ज q इज लोकेटेड एट p, p पॉइंट कहां है, यहां पे, और इस जगह q चार्ज रखा हुआ है। एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 1, तो ये डाइपोल 1 है, इसके एक्सिस पे रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस r एज शोन इन द फिगर। द पॉइंट p पॉइंट ये फिर से इज आल्सो ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए सेकंड इलेक्ट्रिक डाइपोल 2, ये दे रखा है एट ए डिस्टेंस r, मतलब ये डिस्टेंस भी r दे दी और ये डिस्टेंस भी r दे दी, दोनों डाइपोल जो है वो सिमेट्रिकल दे दी है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a दे रखा है और दोनों के चार्जेस सेम दे रखे हैं अपने को। तो इसने बोल रखा है द डाइपोल्स आर मेड टू ऑफ अपोजिट चार्जेस q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a फॉर द चार्ज पार्टिकल एट p नॉट टू एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, यानी कि यहां पर जो q चार्ज रखा हुआ है इसको कोई फोर्स का एहसास नहीं होना चाहिए। अब फोर्स का एहसास नहीं हो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, 0। तो एक चीज तो ये पता चल गई, ई नेट जो p पॉइंट पे वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी कोई फोर्स नहीं आएगा। अब इसने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। अब इसके ऊपर बात करें अगर अपन, अब यहां पर बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि अगर आप डाइपोल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो हमें पता है इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलेगी, एक्सिस पे है, तो इसकी वजह से एक्सिस पे डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा 2kp डिवाइड बाई r क्यूब। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी और बाइसेक्टर इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पे क्या हो जाएगा kp बाई r क्यूब। तो आप सोल्व करके देखोगे कि तो सर आपको पता चलेगा कि सर इधर की तरफ तो ये थी और दूसरी तरफ में क्या आ गई kp बाई r क्यूब, तो ये दोनों तो मिला के 0 हो ही नहीं रहे। अब 0 नहीं हो रहे इसका मतलब नेट फोर्स तो 0 नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अब इसने कहीं ऐसा मेंशन किया, डायग्राम लेने का मेन कारण यही है, इसने साफ साफ दिखा रखा है इतनी सी डिस्टेंस को 2r मान रखा है और इतनी सी डिस्टेंस को r मान रखा है। हम ये फॉर्मूला तब काम में लेते थे जब ये r जो है वो इन सेपरेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी हो, तो इसने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रखी। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे चारों चार्जेस की वजह से एक एक करके, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इस जगह पर पहले मैं इस डाइपोल के दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। अब पहले ये देख लेते हैं, इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इधर आएगी, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। लेकिन मुझे पता है इस दोनों के ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मुझे पता ये चला कि इन तीन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में और इसकी वजह से एक डायरेक्शन में, तो अपन इसको डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो इसकी वजह से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस r थी उसमें से ये माइनस करें a, तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा k इंटू क्यू डिवाइड बाई r प्लस a का होल स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों कंपोनेंट जो है ऐड होंगे तो मैं 2 तो पहले लिख देता हूं एज इट इज, k इंटू क्यू डिवाइड बाई, अब ये डिस्टेंस जो मेरे लिए कितनी होगी, तो मुझे पता ये साइड r थी ये साइड a थी, तो ये होगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा की वजह क्या हो जाएगी, कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस तो कितना हो गया a और हाइपोटेनियस ये रूट वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस तो हो गया a और हाइपोटेनियस में ये पावर 2 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 3। अब इसको सोल्व करें, देखो तो ये के क्यू तो कॉमन आके क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया अपने पास
1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर जो है वो क्या बच गया अपने पास 2a डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट की पावर ये 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास, मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। चलिए अब इसको इधर सोल्व करें तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऊपर हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 2ar। सिर्फ इधर वाले टर्म को सोल्व करें एक बार, तो इसको सोल्व करें तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अपने पास बेटा इधर बच गया कितना 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू इधर वाली टर्म क्या थी अपने पास 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये a से a कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर अपने पास बच गया 2r। तो इस चीज को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं अपन ताकि एक जगह हो जाए अपने पास, तो अपने पास इधर क्या बच गया 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू इधर क्या बच गया ये, तो एक काम करते हैं अब अपन इसमें से आर स्क्वायर इधर से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपने को तो a बाई आर की टर्म में पूछी सारी चीजें, तो आर स्क्वायर अगर अपन कॉमन ले लें तो चलो कॉमन लेके लिख लेते हैं अपन, तो कॉमन लें यहां से आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या हो गया रूट से बाहर आके आर टू दी पावर 4 आएगा, अरे भाई एक तो स्क्वायर ये और इधर रूट से बाहर आएगा तो ये ब्रैकेट से बाहर आ गया तो ये स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया r अपॉन आर टू दी पावर 4 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन इधर से मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे पहले रूट आएगा तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो गया और फिर ये पावर 3, तो इधर कितना आ जाएगा अपने पास r की पावर 3 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी 3/2, तो अब ये r क्यूब से तो ये कैंसिल हो गया और एक r से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन ये बच गई, अब इसको सोल्व करें तो अपन एक काम कर सकते हैं a बाई आर को मैं x मान लूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक 2 और था ना इधर, हाँ ये 2 भी रह गया इधर। ठीक है, तो इसको क्या किया मैंने, इसको पूरी टर्म को x मान लूं, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर कितना हो जाएगा, अब इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो अब इस चीज को सोल्व करें तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ से देखें तो 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब ये इक्वेशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन वैसे ही है, तो अपन क्या कर लेते हैं इनके ऑप्शन रख के चेक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर रख के देखोगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3। ठीक है, तो सेम ऐसे ही चारों ऑप्शन आप एक बार रख के चेक करके देख लें, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि करेक्टली डिस्क्राइब, और ये वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी है, अप्रोक्स इक्वल दे रखी है। ठीक है, इससे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने को दे रखा है कि इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से दे रखा है गिवन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 kept in a liquid refractive index μ1 having radius of curvature r1 and r2. Its second surface is silver polished. Where should be an object placed on the optic axis so that a real and inverted image is formed at the same place? ठीक है,
इसको सोल्व करते हैं अपन। इसमें पेज ऐड, इसमें बोला क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया बेटा अपन ने, जिसकी ये वाली साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर ले ली R1 और ये वाली साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर ले ली R2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो दे दिया कितना μ2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें μ2, और ये जिस जगह रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसने ये बोला है कि मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करने के बाद में मैंने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार रखा कि उसकी इमेज सेम उसी जगह बन रही है, रियल भी बन रही है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जब मैं पॉलिश कर देता हूं तो ये लेंस जो था वो इक्विवेलेंटली एक मिरर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले तो उस मिरर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो पहले तो उस मिरर की फोकल लेंथ निकालें, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fl माइनस 1/f m, ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो मुझे पता है मिरर की तो फोकल लेंथ जो होगी fm वो हो जाएगी माइनस R2/2, ये आ गई। लेंस की फोकल लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा 1/fl इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/माइनस ऑफ R2। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये साइड में पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहा हूं और ये साइड मेरे लिए क्या होगी नेगेटिव होगी। तो ये माइनस माइनस जो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 1/fl जो आ जाएगा वो कितना हो गया, इसको सोल्व करते चलते हैं μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ2 और इनटू ये R1 प्लस R2 हो गया। तो ये एलसीएम लेके सोल्व कर लें तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये सारी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ fl, इसकी वैल्यू क्या होगी μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था अपन ने, यहाँ पर μ1 आ जाएगा डिवाइड बाई μ1 इनटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। और साथ में फिर ये माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2/R2। तो इसको सोल्व करें तो 2 तो कॉमन ले लें, कॉमन लेके इसको एलसीएम लेके सोल्व करें एलसीएम लेके सोल्व करें तो कंबाइन एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा μR1 R2। तो μR1 R2 तो इधर आएगा, तो इधर क्या बच गया μ2 माइनस μ1 इंटू R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस में के साथ R2 चला गया तो μR1, ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें μ2 R1 प्लस μ2 R2 माइनस μ1 R1 माइनस μ1 R2 और प्लस μ1 R1 डिवाइड बाई μ1 R1 R2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो एक तो मेरे को μ1 R1 कैंसिल होता दिख रहा है और इसके अलावा और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट जो मेरे पास आया वो कितना आया 2 इंटू, अब इसको लिख लेते हैं μ2 R1 प्लस μ2 R2 माइनस μ1 R2 डिवाइड बाई μ1 R1 R2, ठीक है। ये तो इसकी फोकल लेंथ आ गई, लेकिन बोला ये है कि अब मुझे तो वो डिस्टेंस बताओ जहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बने। तो मुझे पता है वो केस तो कहां रहता था कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम जगह कोइंसाइड करती थी और वो डिस्टेंस रहती थी 2f। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डिस्टेंस जो मेरे लिए क्या आ जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फोकल लेंथ को सोल्व करेंगे तो वो डिस्टेंस जो मेरे लिए क्या आ जाएगी μ1 R1 R2 अपॉन μ2 R1 प्लस μ2 R2 माइनस, और इधर क्या बच गया था अपने पास μ1 R2, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या अपने को μR1 R2, यानी कि यहां पर भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब रूट वाला नहीं था तो ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, और इधर क्या था अपने पास μ2 R1 μ2 R1 μ2 R2 μ2 R2 माइनस μ1 R2 माइनस μ1 R2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना।
ये फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with center located at the origin. A circular hole of radius 5 centimeter is cut from the disc in such a way that the edge of the hole touch the edge of the disc. तो आपको बोला ये गया कि बेटा एक 20 सेंटीमीटर की एक डिस्क दे रखी है, ठीक है, और इसमें से एक 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक होल बना लिया जाता है जो डिस्क के एज को टच कर रहा है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेजिडुअल और रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन था। तो हम लोग ये कैविटी वाले केस सोल्व करते थे, हमें पता था कि डिस्क के अंदर से कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, तो दोनों की मास डेंसिटी तो क्या रहनी थी? सेम। तो अगर इसकी मास डेंसिटी सिग्मा थी तो इसकी मास डेंसिटी हम क्या मान लें? माइनस सिग्मा। क्लियर? तो दो बॉडी हो गई हमारे पास। हमको पता है इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे है। ये डिस्टेंस मुझे पता है कितनी थी? 20 थी पूरी। 20 में से ये 5 इधर हो गए तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 15,0। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो 0,0 पे और कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां मिलेगा? 15,0 पे। तो हम पहले तो मास निकाल लेते। तो डिस्क का मास कितना हो गया? डिस्क का क्या मान लो? सिग्मा इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर, और कैविटी का मास जो वो कितना मान लो? माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर। ये मान सकता हूं। चलो अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अपने को पता है सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे सोल्व करें तो m1 तो ये तो कितना हो गया? सिग्मा इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर इंटू x1, ये तो ओरिजिन पे रखा था 0। दूसरे का क्या हो गया? माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, और इसके कोऑर्डिनेट कहाँ है? 15,0 पे, डिवाइड बाई टोटल मास। तो सिग्मा इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे 25 इंटू 15 माइनस का, और यहाँ हो गया बेटा 400 माइनस 25। तो ये कितना हो गया? माइनस का 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 375। तो इसको सोल्व करें तो 25 से ये हो गया, 25 से 1 और कितना बच गया? 12 और 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 1 सेंटीमीटर आ गया। अब माइनस का मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ खिसक गया। तो इसने पूछा है कि अब डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन बिलो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकंड इज इन किलोमीटर पूछा है। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो अपने को क्या देता था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता है, लेकिन यहाँ ग्राफ एक ही साइड में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहेंगी। तो 30.5 सेकंड तक की बात करें तो पहले इसका एरिया निकाल लें। तो ये इसका एरिया कितना हो गया? तो ये अपने को जो डेटा दे रखा है, डेटा के हिसाब से अपन सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले इस ट्रायंगल को सोल्व कर लें। तो ये कितना हो गया? हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया? 2 इंटू हाइट कितना हो गया? 400 माइनस 200, तो इसको सीधा ही 200 लिख लेते हैं। प्लस इस रीजन का एरिया कितना हो गया? 200 इंटू 2 प्लस अब यहां से लेके यहां तक की, और इसने बात की 30.05 यहां कहीं तक आएगा, तो इसका कितना हो गया? तो ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी हाइट कितनी है? 400 इंटू ये साइड कितनी होगी? 28.5। तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको सोल्व करें तो ये हो गया 200, 200 तो ये हो गया, और 200 इंटू 2 400, ये 600 प्लस ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया अपने पास 40 इंटू 285। तो ये हो जाएगा बेटा 28। तो इसको सोल्व करें तो 56 570 1140 11,400 और 11,400 प्लस 600, तो ये हो गया बेटा अपने पास कितना? 12,000 मीटर। और 12,000 मीटर को, और इसने पूछा है किसमें? किलोमीटर में, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना? 12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ ए रे रिफ्लेक्टेड थ्रू ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h in terms of angle of incidence I, angle of refraction R, if the glass slab is placed in air। तो देखें इसको,
इसने ये बोल रखा है कि एक ग्लास स्लैब ले लिया आपने, ये कोई एक ग्लास स्लैब ले रखी है, ठीक है, और इसकी ये थिकनेस मान लो h, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया इसने, एयर में रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया, ठीक है। तो यहां से मान लो कोई लाइट रे आई ऐसे, अगर ये प्लेट नहीं होती तो ये लाइट रे एक्चुअली में ऐसे पास होती, लेकिन मुझे पता है कि ये लाइट रे यहाँ आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है, मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये लाइट बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी इधर की तरफ। अब डेविएट होगी तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये लाइट रे फिर से ऐसे चली जाएगी। अब ये पैरेलल स्लैब है तो हमें पता है ये इंसिडेंट और ये रे, ये दोनों बेसिकली क्या रहती है, एक दूसरे के पैरेलल। तो आपसे ये पूछिए कितनी क्या होगी, तो इसको सोल्व करें हम लोग, तो मुझे पता है ये एंगल आई है, तो ये एंगल मेरे लिए क्या होगा, आर होगा। तो मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। तो मेरे पास साइन आर की वैल्यू आ गई कितनी, साइन आर इक्वल्स टू साइन आई डिवाइड बाई म्यू। अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो मेरे पास ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो गया, आई माइनस आर। अच्छा ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना हो गया, आर मिलेगा। अब मैं इस आर में और एच में रिलेशन निकाल सकता हूं कि नहीं, तो मुझे पता है ये सेपरेशन पूछा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये सेपरेशन और ये सेपरेशन तो दोनों बराबर हो गए, और ये मेरे लिए होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे पता है ये वाली साइड, ये एंगल पता है 1 माइनस आर, आई माइनस आर, ये साइड मुझे पता है कितनी, एच है। तो ये साइड भी पता चल गई और ये एंगल भी पता चल गया, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये साइड निकाल सकता हूं कि नहीं, और ये साइड मुझे पता है इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो मुझे पता है इस ट्रायंगल का एंगल पता है और ये इसका बेस पता है, तो मैं हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकाल सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस आर इक्वल्स टू कोस थीटा क्या रहता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो मैं इस लाइन की लेंथ x मान लेता हूं, तो कोस मेरे लिए क्या हो गया, h बाई एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो गई, h बाई कोस r। अब मेरे लिए x की वैल्यू आ गई, तो मेरे लिए फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, मुझे ये वाली साइड चाहिए। अब अगर मुझे हाइपोटेन्यूज पता है तो ये साइड मेरे लिए क्या हो जाएगी, x साइन i माइनस r। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू यहां रखूं तो x की वैल्यू तो क्या थी, h बाई कोस r इंटू साइन i माइनस r। यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, h साइन i माइनस r कोस r, ये आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, ए लाइट होलो क्यूब of side length 10 centimeter and mass 10 gram is floating in water. It is pushed down and released to execute simple harmonic oscillations. The time period of oscillations is y into pi into 10 to the power minus 2 seconds. आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एसएसएम का केस दे रखा है, तो इस केस में हम लोग जो नेट फोर्स निकालते थे, नेट रिजल्टेंट जो एसएसएम की टर्म में जो फोर्स आता था, जिसको हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कंपेयर करते थे, वो क्या रहता था अपने पास, माइनस ऑफ रो इंटू ए इंटू जी इंटू एक्स, यानी कि मीन पोजीशन से आपने उसको कितना डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो यहां पर इसको सोल्व करें तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, रो ए जी डिवाइड बाई एम इंटू एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो वैल्यू जो दे रखे हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी रो डेंसिटी यानी कि 1000 इंटू एरिया। तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइड बाई मास जो हो कितना दे रखा है 10 ग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया क्योंकि केजी में लिखा है, और ये हो गया 10 टू द पावर 4। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 टू द पावर 2, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। तो टी जो आएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस N2 has 3 times the decay constant as compared to the decay constant of another radioactive nucleus N1। तो एक तरफ अपन लोग N1 ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं N2। इसने बोल रखा है 3 times the decay constant, तो इसका decay constant अगर लेमडा माने तो इसका क्या होगा 3 लेमडा। तो इसने क्या बोल रखा है, इफ इनिशियल नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियाइज आर सेम, इसके इनिशियल नंबर N0 है और इसके भी इनिशियल नंबर क्या है N0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of N2
to the number of nuclei n1, n of n2 divided by n of n1 after one half life of n1। ठीक है, तो हमें पता है ये लेमडा जो है वो हाफ लाइफ की रेसिप्रोकल रहता था। ठीक है, तो एक चीज तो ये पता चल गई कि इसका जो डीके कांस्टेंट जो है वो 3 गुना है। इसका मतलब ये तेजी से डीके हो रहा है और ये धीरे धीरे डीके हो रहा है, तो इसका टाइम हाफ टाइम जो है वो कम होगा और इसका हाफ टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके हाफ टाइम में n1, तो अगर इसका हाफ टाइम t है तो इसका हाफ टाइम अगर t है तो इसका कितना हो जाएगा, t/3 मिलेगा अपने को। ठीक है, तो इसने 1 हाफ लाइफ ऑफ n1, तो इसकी हाफ लाइफ के बाद में इसमें तो कितने बचेंगे, एक हाफ लाइफ के बाद में n0/2, इसमें कितने बचेंगे, तो इसमें पता है इसके एक हाफ लाइफ में इसकी 3 हाफ लाइफ जा चुकी होंगी, तो कितना बच जाएगा, n0/2 टू द पावर 3 यानी कि n0/8। तो अपने से पूछा क्या है ये, तो कितना हो जाएगा n0/8 डिवाइड बाई n0/2, तो ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस दे रखा है आपको, इसमें बोल रखा है दी हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हॉट वाटर की विस्कोसिटी जो है वो कम रहती है और कोल्ड वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा रहती है। और दूसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है कि सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ये बिल्कुल गलत है। सोप वाटर की सरफेस टेंशन जो रहती है वो कम रहती है और प्योर वाटर जो है या फ्रेश वाटर उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा रहती है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसमें आपका आ जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड सच दैट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट चेंजेस एज ए रेट ऑफ 8 एम्पियर पर सेकंड एट एन इंस्टेंट व्हेन R is 12 ohm द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो इस केस के लिए हम लोग I इक्वल्स टू काम में लेते थे EMF प्लस माइनस LdI/dt डिवाइड बाई R। लेकिन अगर ये बाहर की तरफ खींच रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। करंट कम होगा तो ये बेसिकली उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां पर हम लोग माइनस की जगह क्या कंसीडर करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, EMF तो कितना दे रखा है 12 प्लस LdI/dt, तो L जो है वो कितना है इसका 3 और DI/dt कितना दे रखा है 8 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दे दिया आपको 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24 इंटू 12 36/12, तो I जो हो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ n-1 इज। तो राइट एंगल पे है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो 2 into 2 4 minus 3n into 2 6n प्लस 2 into 4p 8p इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है इस इक्वेशन में 2 अननोन आ रखे हैं, इक्वेशन 1 है तो 2 अननोन को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन कहां से निकाले, तो उसने बोल रखा है कि लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम रख के देखे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 का रूट इक्वल्स टू इधर से कितना हो जाएगा 4 प्लस 16p स्क्वायर का रूट। इसको सोल्व करें तो अभी ये दोनों तरफ रूट हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 9n स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 16p स्क्वायर। क्लियर, यही होगा। या इसको सोल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल आउट और 9n स्क्वायर इक्वल्स टू 16p स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें रूट लेके तो 3n इक्वल्स टू प्लस माइनस 4p। अब ये वैल्यू उठा के रखो, तो अपने को तो वैल्यू किसकी चाहिए n की चाहिए, तो 4 माइनस 6n प्लस 8p, तो इसको डबल कर दें तो यहाँ पे प्लस रखे देखेंगे, प्लस का साइन कंसीडर करेंगे तो 6n इक्वल्स टू 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर माइनस रख के देखोगे तो 4 माइनस 6n इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो 4 माइनस 12n इक्वल्स टू 0, तो इसको सोल्व किया तो n इक्वल्स टू कितना है 1/3 और n टू द पावर -1 जो होगा कितना आ गया अपने पास 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये पार्टिकल जो है वो इस फोर्स की वजह से इस प्लेन में मोशन कर रहा है। F इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एक्स ऑन ए पार्टिकल इन ए प्लेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0,0 टू 4,2 इन जूल। तो हमें पता है कि ये फोर्स की इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाने वाली दे रखी है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लें आसान वे में।
तो हमें पता है वर्क डन जो रहता था वो वर्क डन क्या पढ़ते थे, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो हम फोर्स के कंपोनेंट लिख लें, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई दे रखा है, तो वाई की वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस एक्स डीएक्स। इसको एक्स साइड में इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से 4, प्लस यहां पे क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डी वाई कहां से कहां तक, 0 से 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करें तो 10 एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 10 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 और लिमिट हो गई 0 से 4, प्लस इधर क्या हो गया वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से 2। तो अब ये वैल्यू रखें तो यहां पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 640/3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, तो वैल्यू 4 रखें तो यहां पे कितना हो गया 64, प्लस इधर रखें कितना हो जाएगा 8/3, तो 640/3 प्लस 8/3 648/3 माइनस 64, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 और 6, 216 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 152 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए पॉजिटिव आयन ए एंड ए नेगेटिव आयन बी हैज चार्ज, दोनों का चार्ज दे दिया एंड मासेस respectively at an instant the ions are separated by a certain distance r at that instant the ratio of the magnitudes of electrostatic force to gravitational force, electrostatic force divided by gravitational force, तो electrostatic force क्या हो गया, k की वैल्यू दे रखी है 9 into 10 to the power 9 into q1 q2, तो 6.67 into 10 to the power minus 19 into 9.6 into 10 to the power minus 10 डिवाइड बाई g की वैल्यू कितनी कंसीडर करने के लिए बोल रखी है इसने, 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 m2, तो ये अपने को दे दिया बेटा 19.2 into 10 to the power minus 27 into 9 into 10 to the power minus 27। तो इसको सोल्व करें तो 6.67 से तो ये कैंसिल हो गया 9 से 9, 9.6 से ये 2, अब पावर का खेल रह गया सिर्फ, तो ये 9 से तो ये कैंसिल हो गई, इधर बच गया 10 और 10 और 10 20, तो ऊपर तो बच गया 10 की पावर माइनस 20, नीचे बच गया एक तो 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया 27 दे रखा है ना इसने, हाँ ठीक है, 27 इंटू 27 54 और 55 65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 65, ये तो बहुत ज्यादा वो आ रहा है, कुछ वैल्यू गड़बड़ ले ली क्या अपन ने, k q1 q2 ये भी सही है, ये भी सही है, -27 तो ये तो कैंसिल हो गया, इनका तो कोई दिक्कत नहीं, -19 और ये 9, तो -10 और -10 20 54 55 65, तो यहां पर ये तो ये आंसर यहां पे गड़बड़ी हो रही है इसमें, तो -20 और माइनस, तो ये तो अपने हिसाब से तो आंसर आना चाहिए, पी की बात कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया भाई 5 इंटू 44 10 टू द पावर प्लस 44, लेकिन इसने तो आंसर ही गलत दे रखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कंप्रेस्ड सडनली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम if the ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume is 3/2, the change in temperature due to thermodynamic processes, तो हम ये एडियाबैटिक, क्योंकि सडनली बोल रहा है तो सडनली क्या मतलब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हमें पीवी इक्वल्स टू गामा, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पढ़ने की आदत है, लेकिन इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की, तो हम लोग इसमें आइडियल गैस की इक्वेशन कंसिडर कर लें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पी की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी nRT बाई V, ये वैल्यू उठा के यहां रखो, तो अपने पास क्या हो जाएगा T इंटू वी टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये बोला है इसने। तो अब इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग तो 273 कंसीडर करेंगे इंटू वॉल्यूम इनिशियल V मान लो, और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी इसने 3/2, तो 3/2 -1, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो पूछा है, और वॉल्यूम जो है कंप्रेस करके कितना कर दिया 1/4, तो 1/4 यानी कि V/4 टू द पावर 3/2 -1, तो इसको सोल्व करें बेटा, ये होगा 273 इंटू रूट वी इक्वल्स टू टी इंटू
रूट वी डिवाइड बाई 2, तो रूट वी से तो रूट वी कैंसिल आउट हो गए, टी इक्वल टू कितना हो गया 273 इंटू 2, यानी कि जो टेम्परेचर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 273। तो चेंज इन टेम्परेचर पूछा है तो वो कितना हो जाएगा 273 केल्विन।